हेलो एवरीवन। बहुत सारे बच्चे ये कमेंट्स कर रहे थे कि उनकी हाफ ईयरली की परीक्षाएं अब शुरू हो रही है, तो मैथमेटिक्स में कौन कौन से क्वेश्चंस आएंगे ये हमें बता दीजिए। क्योंकि मैं हर साल जो क्वेश्चंस आप लोगों को बताता हूँ, हाफ ईयरली के लिए जो बताऊँगा वो आपका हाफ ईयरली में आ जाएगा, प्री बोर्ड के लिए जो मैं बताता हूँ प्री बोर्ड में आ जाता है, और बोर्ड एग्जामिनेशंस के लिए भी मैं जो क्वेश्चंस करवाता हूँ वो क्वेश्चंस भी हमारे एग्जामिनेशंस में आ जाते हैं। तो अभी मैं आपको हाफ ईयरली की परीक्षा में जो क्वेश्चन आप लोग का मैथमेटिक्स में से पूछा जाएगा वो आपको मैं बता रहा हूँ, ठीक है। हाँ, आपके मन में ये क्वेश्चन जरूर आ सकता है कि सर अभी आप जो क्वेश्चन बताएंगे ये स्टैंडर्ड में आएगा या बेसिक में आएगा। तो ये जो अभी मैं आपको यहाँ पे क्वेश्चन दे रहा हूँ ना, ये स्टैंडर्ड बेसिक दोनों में आ जाएगा, ठीक है। मैं आपको बताते जाऊँगा कि स्टैंडर्ड में आएगा या बेसिक में आएगा, और अगर मैं कोई नहीं बोलता हूँ कोई क्वेश्चन, दैट मीन्स कि वो दोनों में आएगा, ठीक है। क्योंकि ऐसा नहीं कि स्टैंडर्ड में कुछ बहुत ज़्यादा हाई लेवल का क्वेश्चन आ जाता है, बेसिक में बहुत आसान आता है, ऐसा नहीं है, ठीक है। लगभग सेम सा क्वेश्चन रहता है, 19-20 का ही फ़र्क रहता है। तो चलिए मैं एक एक करके आपको सारा क्वेश्चन करवा रहा हूँ। 100% गारंटीड है कि क्वेश्चन आपका यहाँ से पूछा जाएगा, ठीक है। सबसे पहला चैप्टर में हम लोग आते हैं जो कि है रियल नंबर्स। अब जो मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ रियल नंबर के, बस यहाँ पे ये सब सारे क्वेश्चंस को करके जाओ, परीक्षा में आपका यही सब क्वेश्चन आएगा, 100% आएगा। इससे आउट क्वेश्चन आपका रियल नंबर से एक भी नहीं आएगा। सबसे पहला जो आपका क्वेश्चन आता है रियल नंबर से, उसमें एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करने के लिए पूछा जाता है। अब जैसे इस क्वेश्चन में हमें पूछा गया है कि एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करो, किस किस का, तो स्मॉलेस्ट 2 डिजिट कंपोजिट नंबर का, स्मॉलेस्ट 2 डिजिट कंपोजिट नंबर। स्मॉलेस्ट 2 डिजिट कंपोजिट नंबर कितना होता है, 10 होता है। एक तो 10 हो गया। एंड किसका बोला है, स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर का, स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर। ऐसे प्राइम नंबर तो 2 होता है लेकिन वो तो इवन होता है। ऑड प्राइम बोला है, ऑड प्राइम कितना होगा, 3 होगा। तो इसका अगर हम एलसीएम निकालेंगे तो सिंपली दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि कॉमन फैक्टर कुछ निकलेगा नहीं, तो 30 इसका एलसीएम निकल जाएगा। एचसीएफ कुछ भी कॉमन फैक्टर निकल नहीं रहा है, तो एचसीएफ इसका 1 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। मैं आपको सारे का सॉल्यूशन नहीं बता रहा हूँ, एक्सप्लेनेशंस के साथ मैं आपको यहाँ पे नहीं करवा रहा हूँ। अगर आपको सॉल्यूशंस एक्सप्लेनेशंस के साथ देखनी होगी, जो कि हमने बहुत ही अच्छे से समझाई हुई है, इसकी वीडियो हमने बनाई हुई है चैप्टर वाइज। आपको जिस भी चैप्टर का सॉल्यूशन समझना होगा तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, जाके ज़रूर देख लेना, ठीक है। हमने अच्छे से समझाया हुआ है। मैं इस वीडियो में स्पेशली सिर्फ आप लोग को क्वेश्चन दे रहा हूँ, क्योंकि यही सब क्वेश्चन आपकी परीक्षा में रहने वाला है। सेकेंड जो आपका क्वेश्चन दिया गया है, इसमें x की वैल्यू यहाँ पे दी गई है, y की वैल्यू दी गई है, आपको एचसीएफ और एक एलसीएम भी फाइंड करनी है। तो कभी भी एचसीएफ फाइंड करने के लिए रहे ना, तो हम लोग छोटा पावर देखते हैं। जैसे a का पावर इसमें 3 है, a का पावर इसमें a है, तो एचसीएफ में एक तो a निकलेगा। इसी प्रकार से यहाँ b का पावर 5 है, इसमें b का पावर 2 है, तो छोटा पावर 2 आया ना, यानी कि b का पावर कितना हो जाएगा, 2, यानी इसका एचसीएफ कितना निकल गया, ab²। अगर आपको एलसीएम निकालने के लिए बोला जाएगा तो बड़ा पावर लेंगे। जैसे यहाँ b का पावर 5 है, इसमें b का पावर 2 है, तो b का पावर 5 एक तो यहाँ से निकल जाएगा, ठीक है। और a वाला में a का पावर यहाँ 3 है और a का पावर 1 है, तो a का पावर 3 बड़ा आ रहा है, दैट मीन्स कि a का पावर यहाँ पे 3 आएगा, ठीक है। तो ये एचसीएफ निकल गया, ये एलसीएम निकल गया। तो इस तरह से हम फाइंड करते हैं। अब अगला यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 3 है, जिसमें प्रूफ करने के लिए बोला गया है कि प्रूफ करके दिखाओ कि √5 एक इरेशनल नंबर है। तो ये क्वेश्चन समझ लेना कि आपके पेपर में छपा हुआ रहेगा, ठीक है। इसमें ये जो क्वेश्चन है ना, ये 3 क्वेश्चन खास करके ऐसा हो ही नहीं सकता है कि ये तीनों में से कोई क्वेश्चन नहीं आए। तीनों का तीनों आ जाएगा। ये दोनों क्वेश्चन आपका एमसीक्यू में आएगा, एंड ये क्वेश्चन आपका 3 मार्क्स में या फिर 4 मार्क्स 5 मार्क्स में किसी तरीके से ये पूछा जा सकता है, ठीक है। एंड ये क्वेश्चन भी, ये 3 मार्क्स में, ये क्वेश्चन 2 मार्क्स में, ये 100% ये दो में से दोनों क्वेश्चन आपका आएगा। ये 100% गारंटीड है कि आपका ये दोनों क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो भाई ये दोनों क्वेश्चन करके जाओ, 5 नंबर आपको यहाँ पे फ्री में मिलने वाले हैं, ठीक है। ये पेपर में छपा हुआ है, ठीक है, छपा हुआ है, इसको बिल्कुल भी मत छोड़ना, गारंटी 100% गारंटीड है, ठीक है। और किसी किसी स्कूल में क्या करता है कि यहाँ से क्वेश्चन ये अगर ये दो नहीं आता है या फिर ये 4 नंबर नहीं देता है, तो ये 5 नंबर या 6 नंबर इन दोनों में से एक क्वेश्चन दे देगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये दोनों क्वेश्चन की तैयारी कर लेना, जिसमें इस क्वेश्चन में चेक करने के लिए बोला है कि चेक करके बताओ कि क्या 6 का पावर n 0 के साथ एंड करेगा या नहीं करेगा। तो ये 0 के साथ एंड तभी करता है जब यहाँ पे 0 हो, यानी कि
ये 10 के टेबल में आता हो, जैसे 20, 30, 40 ये सब, ठीक है। तो इसका भी सॉल्यूशन हमने सारे क्वेश्चंस का करवाया हुआ है, कि जिस भी स्टूडेंट्स को देखना होगा तो डिस्क्रिप्शन पे लिंक मिल जाएगा, देख लेना, इसका सारा क्वेश्चन हमने करवाया हुआ है। एंड यहाँ पे एक्सप्लेन करके दिखाने बोला गया कि क्यों ये और ये दोनों एक कंपोजिट नंबर है, ठीक है। क्वेश्चन नहीं दिख रहा होगा तब देख लो, ठीक है। क्यों ये वाला और ये वाला दोनों एक कंपोजिट नंबर है, ये आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करने के लिए बोला गया है, ठीक है। तो अगर आप रियल नंबर से ये सब सारे क्वेश्चंस कर लिए हो तब आपको और इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। इसमें से हाफ ईयरली में 6 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा, बोर्ड एग्जामिनेशंस प्री बोर्ड में भी 6 मार्क्स का आएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। अगला जो चैप्टर है वो है पॉलिनोमियल्स। अब भाई देखो, पॉलिनोमियल्स एक फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर है, तो जब तक कि आपको इसका फॉर्मूला याद नहीं रहेगा तब तक आप इसके क्वेश्चंस को कर नहीं सकते हो। तो इसी वजह से मैं आपको यहाँ पे सबसे पहले जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जो इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है जहाँ से आपका क्वेश्चन बनेगा, थोड़ा सा यहाँ पे मैं रिवाइज करवा दे रहा हूँ। अगर हम एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लेते हैं, अब याद रखना कि आपके एग्जामिनेशंस में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से ही क्वेश्चन आएगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल से क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। तो यदि हम यहाँ पे एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म ले लिए ax² + bx + c, तो अगर आपको सम ऑफ जीरोज निकालने के लिए बोला जाएगा, सम ऑफ जीरोज, तो सम ऑफ जीरोज का फॉर्मूला क्या होता है, -b/a, ठीक है। ये b है और यहाँ पे x² कोएफिशिएंट a हो गया। इसी प्रकार से अगर प्रोडक्ट ऑफ जीरोज फाइंड करने के लिए बोला जाए तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का फॉर्मूला क्या होता है, c/a, ठीक है। ये दो फॉर्मूला याद कर लेना, क्योंकि ये दोनों फॉर्मूला से 100% क्वेश्चन आपका रहेगा ही रहेगा, ठीक है। ये दोनों फॉर्मूला से क्वेश्चन रहेगा। तो कभी कभी क्या होता है कि कोई स्टूडेंट्स क्वेश्चन नहीं बना पाता है तो फॉर्मूला लिख कर आ जाता है, तो स्टेप वाइज मार्किंग मिलता है, तो उनको नंबर दे दिया जाता है, ठीक है। तो फॉर्मूला जरूर याद रखना। कभी कभी आपको कुछ क्वेश्चंस में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स फॉर्म करने के लिए रहेगा, जिसमें बोला जाएगा कि अल्फा और बीटा जीरोज है इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, तो बताओ कि उसका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होगा। तो इसके लिए आपको ये वाला क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का इक्वेशन याद रखना है, x² - अल्फा + बीटा x + अल्फा बीटा = 0, ठीक है। जो भी जीरोज दिया हुआ रहेगा, अल्फा बीटा का जो भी वैल्यू रहेगा, बस हम इसके जगह पे पुट कर देंगे। आगे मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ, ठीक है। इस टाइप का भी क्वेश्चन मिलेगा, इस फॉर्मूला पे भी बेस्ड क्वेश्चन मिलेगा। एंड इन सब फॉर्मूला भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। कई बार कुछ क्वेश्चंस में आपको अल्फा² + बीटा² निकालने के लिए रहेगा, या इससे रिलेटेड क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा, ठीक है। इस तरह से रहेगा 1/अल्फा + 1/बीटा, इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा। या डायरेक्ट बोल देगा कि अल्फा² + बीटा² का वैल्यू फाइंड करो, तो उस टाइम हमें इन सब फॉर्मूला का जरूरत पड़ेगा। यहाँ पे ये सब जो फॉर्मूला आप देख रहे हो, ठीक है। तो एक फॉर्मूला आपका यहाँ पे अल्फा² + बीटा² का फॉर्मूला होता है अल्फा + बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। अगर अल्फा² - बीटा² का फॉर्मूला लिखा जाए तो अल्फा + बीटा × अल्फा - बीटा होता है। अगर अल्फा - बीटा आपको निकालने के लिए बोला जाए तो इसका फॉर्मूला हम इस तरह से यूज़ करेंगे, अल्फा + बीटा निकालने के लिए बोला जाए तो इस फॉर्मूला का हम यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ये सब सारा फॉर्मूला अगर याद हो गया है तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं इसके क्वेश्चन की ओर। अब ये सब सारा क्वेश्चन देख लो, पॉलिनोमियल्स में ये सब जो क्वेश्चन आप देख रहे हो ना, आपके एग्जामिनेशंस में जो क्वेश्चन यहाँ पे, अभी 1 मिनट, हाँ यहाँ पे है पॉलिनोमियल्स में। यहाँ पे आप ये जो क्वेश्चन देख रहे हो, क्वेश्चन आपका यहीं से आएगा, ठीक है। इससे ज़्यादा क्वेश्चन आपका पॉलिनोमियल्स में और एक भी नहीं जाने वाला है। तो ये पहला क्वेश्चन आपका यहाँ पे y = px दिया गया है और बोला गया है कि इसमें नंबर ऑफ जीरोस फाइंड करो। इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितना है, तो देखना है कि x एक्सिस पे कितने जगह पे ये वाला लाइन इंटरसेक्ट हुआ है। तो एक जगह पे हुआ, यहाँ पे दूसरा, यहाँ पे ये तीसरा हो गया, यहाँ पे ये चौथा है, यहाँ पांचवा है और छठा है। तो इसमें नंबर ऑफ जीरोज कितना निकलेगा, इसमें नंबर ऑफ जीरोज 6 निकलेगा, ठीक है। बहुत ही आसान सा इस तरह का एक क्वेश्चन रहता है। एक क्वेश्चन आप लोग का जीरोज फाइंड करने के लिए रहता है, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इस तरह से दिया हुआ रहेगा, आपको बोला जाएगा इसका जीरोज फाइंड करो। तो इसमें क्या करेंगे, पहले इन दोनों को हम करेंगे मल्टीप्लाई। कितना हो गया, 6 × 7 = 42। अब 42 यहाँ पे ये जो 42 आया, इस 42 को कुछ ऐसे दो नंबर से मल्टीप्लाई करो जिसका प्रोडक्ट तो 42 आए, बट उन दोनों को प्लस या माइनस करेंगे तो
11 आना चाहिए। ठीक है, कुछ इस प्रकार से लॉजिक करके हम लोग इस तरह के क्वेश्चंस को इजीली बनाते हैं, फाइंड करते हैं। अगर इसका आप ट्रिक सीखना होगा तो कमेंट करना, बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको इसका जो आंसर है बता सकता हूँ। हालांकि इन सब का सॉल्यूशंस हमने भी करवाया हुआ है। ठीक है, इन सब का सॉल्यूशंस हमने करवाया हुआ है, तो देखना होगा तो इसका सॉल्यूशंस का लिंक डिस्क्रिप्शन पे दिया होगा। जिस भी क्वेश्चन को आंसर देखना होगा देख सकते हो। ठीक है, पोलिनोमियल वाला वीडियो डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ होगा। नेक्स्ट चलिए अगला क्वेश्चन में आते हैं, जो कि है क्वेश्चन नंबर 3 में। अब इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है, इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। अगर इस इक्वेशन का रूट्स अल्फ़ा और बीटा है तो आपको अल्फ़ा माइनस बीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। अभी मैंने आपको एक फॉर्मूला पीछे दिखाया था ना, ये वाला यहाँ पे देखो एक फॉर्मूला हमने आप लोगों को बताया था, ये वाला अल्फ़ा माइनस बीटा का फॉर्मूला, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फ़ा बीटा। तो इसी फॉर्मूला पे बेस्ड आगे वाला यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन था। ठीक है, ये जो क्वेश्चन अभी आपने देखा क्वेश्चन नंबर 3, उसी फॉर्मूला पे बेस्ड ये वाला क्वेश्चन है, जिसमें आपको अल्फ़ा माइनस बीटा निकालना है। अब इस क्वेश्चन में आपको यहाँ पे के की वैल्यू फाइंड करने के लिए बोला गया है। यहाँ पे देखो के है, यहाँ पे के है, एंड बोला गया है कि हैज सम ऑफ इट्स जीरोज इक्वल टू हाफ टू देयर प्रोडक्ट। सम ऑफ जीरोज कहने का मतलब है इसका अगर जीरोज हम अल्फ़ा प्लस बीटा मान ले तो इसके प्रोडक्ट के, इसी के प्रोडक्ट के इक्वल है। ठीक है, यानी अल्फ़ा बीटा इसके इक्वल हो गया। अब हम क्या करेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा का जो फॉर्मूला मैंने आप लोगों को बताया पीछे माइनस बी बाई ए, तो यहाँ से हम माइनस बी बाई ए निकालेंगे। अल्फ़ा बीटा का फॉर्मूला सी बाई ए होता है, तो यहाँ से सी बाई ए निकालेंगे। दोनों को सॉल्व करके हम इसका वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन में दिया गया है कि इफ़ जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल, अगर इस पोलिनोमियल का जीरोज अल्फ़ा और 2 बाई अल्फ़ा है तो आपको ए की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसमें भी सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज वाला फॉर्मूला यूज़ करके हम इस क्वेश्चन को भी बहुत ही आसान तरीके से बना सकते हैं। ठीक है, इसका भी सॉल्यूशन करवाया हुआ है, इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, देख लेना। ठीक है, सारे क्वेश्चन का आंसर जो है एक ही वीडियो में हमने करवाया है पोलिनोमियल वाले में। अब इस क्वेश्चन में भी यहाँ पे देखो दिया गया अल्फ़ा बीटा जीरोज दिया गया है इस पोलिनोमियल का, तो आपको 1 बाई अल्फ़ा प्लस 1 बाई बीटा का वैल्यू फाइंड करना है। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, अल्फ़ा और बीटा को हम ले लेते हैं एलसीएम। ठीक है, यहाँ अल्फ़ा है तो ऊपर में आ जाएगा बीटा, प्लस है प्लस डाल देंगे, फिर बीटा है, बीटा मिल गया, ऊपर में लिख देंगे अल्फ़ा। यानी कि हम पहले क्या करेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा निकालेंगे, यानी कि सम ऑफ द रूट्स का फॉर्मूला यूज़ करेंगे जो मैंने पीछे बताया माइनस बी बाई ए। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्योंकि अल्फ़ा बीटा है उसका वैल्यू फाइंड करेंगे, दोनों का वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी ईजिली हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोल रहा हूँ मैं, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल था ये। तो पोलिनोमियल के ये जो क्वेश्चंस आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, इन क्वेश्चंस को अगर आपने कर लिया तो और आपको पोलिनोमियल में कुछ भी करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग आ जाते हैं, जो कि है लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। हालांकि ये पेयर है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स, क्योंकि यहाँ पे पेयर में रहता है, देखो यहाँ पे पेयर में दिया हुआ है। अब सुनो इसमें कौन कौन सा क्वेश्चन आएगा। इसमें एक क्वेश्चन आपका ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करने के लिए रहता है, तो ग्राफिकल मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं सीख कर जाना। इसका भी सॉल्यूशंस करवाया हुआ है, लिंक इसका आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दूसरा जो इसमें क्वेश्चन दिया है, ये सम ऑफ द 2 डिजिट नंबर करके दिया हुआ है। अब याद रखना कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन और लीनियर इक्वेशन, इन दोनों में से वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चंस आप लोग का ज़्यादा मार्क्स में पूछा जाता है, करीब 5 मार्क्स में पूछा जाता है। ठीक है, तो ये दोनों चैप्टर का, लीनियर इक्वेशन का और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का जो वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन है, इसकी तैयारी अच्छे से करके जाना। आप कौन कौन से क्वेश्चन करेंगे, तो इस टाइप का क्वेश्चन करना है। 2 डिजिट का सम ऑफ द 2 डिजिट नंबर करके जो क्वेश्चन रहता है ना, इस तरह के क्वेश्चन की तैयारी करनी है। ठीक है, सम ऑफ द 2 डिजिट नंबर करके देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन और दिया गया है। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन आपका लॉन्ग में आएगा, 5 मार्क्स में, 3 मार्क्स में ऐसे पूछा जाएगा। ये क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स में आएगा। ठीक है, शॉर्ट में आपका इस टाइप का क्वेश्चन आता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे आपको यहाँ पे एक और क्वेश्चन दिख रहा है। अब ये वाला जो क्वेश्चन है, ये आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मेथड से भी इस क्वेश्चन को बना सकते हो, लीनियर इक्वेशन से भी इस क्वेश्चन को बना सकते हो। इन सब का भी सॉल्यूशंस करवाया हुआ है। ठीक है, सारा सॉल्यूशंस हमने करवाया हुआ है। लीनियर इक्वेशन की वीडियो देखनी होगी, लिंक डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है, जाके देख लेना। ठीक है, क्वेश्चन नहीं दिख रहा होगा, यहाँ से मैं आपको एक बार अच्छे से क्वेश्चन दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, इस क्वेश्चन को जरूर कर लेना, स्क्रीनशॉट कर लो, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके परीक्षा में आएगा, इससे आउट नहीं जाने वाला है। ठीक है, ये गारंटी आपके एग्जामिनेशन में आने वाला है।
इसके बाद यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है जिसमें मीना जो है बैंक जाती है, इतना रुपीज़ विथड्रॉ करती है, कैशियर से वो कहती है कि 50 रुपये के 100 रुपये के ही नोट्स दो, इस टाइप का भी एक क्वेश्चन आपका परीक्षा में पूछा जाता है। ठीक है, तो इसको भी करके जरूर जाना। इन सब में से 1 से 2 क्वेश्चन आपका आएगा। ठीक है, क्वेश्चन के साथ आपको एक ऑप्शनल क्वेश्चन भी मिलेगा, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे 1 से 2 क्वेश्चन बोला है। आएगा तो एक ही क्वेश्चन, लेकिन ऑप्शनल मिल जाएगा, तो इसी वजह से यहाँ पे मैंने 2 क्वेश्चन बोला हुआ है। एंड एक क्वेश्चन की तैयारी आपको करनी है टैक्सी चार्जेस को लेके। ठीक है, इस तरह का आपका टैक्सी चार्जेस को लेके क्वेश्चन आता है कि एक टैक्सी है जो कि एक तो फिक्स्ड चार्ज लेती है, फिर कुछ डिस्टेंस कवर करने का वो पर किलोमीटर के अनुसार एक्स्ट्रा चार्ज लेती है, तो फिक्स्ड चार्जेस कितना होगा, पर किलोमीटर पर किलोमीटर के अनुसार चार्जेस कितना होगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो इसको कर लेना। ओके, तो अगर आप इतने सारे क्वेश्चन की तैयारी कर लिया तो बस हो गया आपका काम, और नहीं आएगा इससे ज़्यादा। ठीक है ना। नेक्स्ट आ जाते हैं चैप्टर नंबर 4 जो कि है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब बहुत सारे स्कूलों में ये वाला हाफ ईयरली के पोर्शन में नहीं है, लेकिन जिन स्कूलों में हाफ ईयरली के पोर्शन में है तो उनके लिए थोड़ा सा यहाँ पे मैं बता दूँ। सबसे पहले आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म याद होना चाहिए, क्या है, ax² + bx + c = 0। फिर इसके लिए आपको डिस्क्रिमिनांट का फॉर्मूला याद रखना है जो कि होता है b² - 4ac। ठीक है, अब डिस्क्रिमिनांट का फॉर्मूला क्यों याद रखना है, तो हमें नेचर ऑफ द रूट्स के लिए याद रखना है, क्योंकि नेचर ऑफ द रूट से आपके एग्जामिनेशंस में 100% क्वेश्चन आएगा। ठीक है, नेचर ऑफ द रूट से क्वेश्चन आपके परीक्षा में आना ही आना है। ठीक है, इसको याद करके जरूर जाना कि अगर डिस्क्रिमिनांट यानी डी का वैल्यू 0 से बड़ा आता है तो जो रूट्स होता है वो रियल और अनइक्वल होता है। अनइक्वल को हम डिस्टिंक्ट भी कहते हैं। ठीक है, अगर d का वैल्यू 0 आ जाता है तो रूट्स का जो होता है वो रियल और इक्वल होता है, यानी 2 इक्वल रूट्स निकलता है। और अगर d का वैल्यू 0 से कम आता है यानी निगेटिव में आता है तो रियल रूट्स होता ही नहीं है। रियल रूट्स वो नहीं होता है, वो एक इमेजिनरी रूट्स होता है, जो कि आप क्लास 11th में एक कॉम्प्लेक्स नंबर करके एक चैप्टर है तो वहाँ पे पढ़ोगे। ठीक है, तो ये 3 कंडीशन आपको याद रखने हैं। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें क्या है, ये डिस्क्रिमिनांट का फॉर्मूला b² - 4ac। इस फॉर्मूला को एकदम रट लो, क्वेश्चन आपका इससे बनेगा ही बनेगा। ठीक है, नो डाउट। इसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक छोटा सा ग्राफ वाला भी याद रख लेना कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो ग्राफ बनता है ना वो हमेशा पाराबोलिक बनता है। पाराबोलिक मतलब कुछ इस टाइप में बनेगा। ठीक है, या तो ऐसे बनेगा। अब ये अपवार्ड्स की ओर कब बनता है, अपवार्ड्स की ओर तब बनता है जब a का वैल्यू पॉजिटिव में रहे। ठीक है, a का वैल्यू पॉजिटिव में रहे। और डाउनवर्ड्स तब बनता है जब a का वैल्यू नेगेटिव में रहे। ठीक है, तो ये सब कुछ बातें आपको याद रखनी है। एंड एक लास्टली यहाँ पे आपको एक क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मिलेगा -b ± √b² - 4ac/2a। तो इस फॉर्मूला को जरूर याद कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। एग्जामिनेशंस में अगर क्वेश्चन आ जाए कि रूट्स फाइंड करो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड से, तो आपको इस फॉर्मूला का यूज़ करना पड़ेगा। या फिर कभी कभी क्वेश्चन में क्या होता है ना कि कुछ बड़ा क्वेश्चन आ जाता है जिसमें फैक्टराइजेशन मेथड से हम फाइंड नहीं कर पाते हैं, तो वहाँ पे हमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड का यूज़ करना पड़ता है। ठीक है, तो याद कर लेना। अब यहाँ पे आ जाते हैं कि कौन कौन से सर क्वेश्चंस आएंगे। तो यहाँ पे आप ये जो क्वेश्चन देख रहे हो ना, बस ये सब सारे क्वेश्चंस करके चल जाओ। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में यही सब क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आता है, इससे ज़्यादा क्वेश्चन आपका और एक भी नहीं जाएगा। 100% गारंटीड है कि क्वेश्चन आपका यहीं से आने वाला है। एक तो आपको यहाँ पे k की वैल्यू फाइंड करने के लिए बोला जाता है, जिसमें इस तरह से एक इक्वेशन दिया जाता है, बोला जाता है ये इक्वल रूट है। ठीक है, इक्वल रूट के लिए कंडीशन हमने आप लोगों को बता ही दिया है कि d का वैल्यू 0 के इक्वल होता है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन इस तरह से आपको पूछा जाता है कि नेचर ऑफ द रूट्स फाइंड करो। नेचर ऑफ द रूट्स कहने का मतलब है कि d का वैल्यू 0 से बड़ा आ रहा है, 0 से छोटा आ रहा है, या फिर 0 से के इक्वल आ रहा है, वो फाइंड करो। ठीक है, एंड फाइंड करने के बाद ये भी यहाँ से क्वेश्चन दिया गया है कि अगर वो रियल रूट्स निकलती है यानी कि d का वैल्यू या तो 0 आता है या तो 0 से बड़ा आता है, 0 से छोटा नहीं आता है, तो फिर आपको इसका रूट्स निकालना भी है। अब आपका मर्जी कि आप फैक्टराइजेशन मेथड से इसका रूट्स निकालते हो या फिर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड से निकालते हो। ठीक है, दोनों मेथड्स में से किसी भी मेथड का आप यूज़ करके इसका रूट्स फाइंड कर सकते हो। एंड ये जो थर्ड क्वेश्चन है एक वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पे आपको क्वेश्चन पूरा नहीं दिख रहा होगा,
हाँ अब देखो, ये जो आपका थर्ड क्वेश्चन दिया गया है ना, ये समझ लो कि आपके पेपर में छपा हुआ रहेगा एंड वो भी 5 मार्क्स में। ये 100% गारंटीड है कि ये क्वेश्चन आपका 5 मार्क्स में आने वाला है। ठीक है, क्वेश्चन क्या दिया हुआ है थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। हालांकि इसकी जो पूरी सॉल्यूशन है ये ऑलरेडी हम करवाए हुए हैं। डिस्क्रिप्शन पे क्वालिटी क्वेश्चन का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेगा, उसको जाके देख लेना। ठीक है, हमने ये सब सारा क्वेश्चन उसमें करवाया हुआ है। तो जो एक प्लेन है ये 30 मिनट लेट होती है अपनी शेड्यूल टाइम से, अगर उसको इतना किलोमीटर जो है डिस्टेंस कवर्ड करना रहता है। तो जो प्लेन होती है ना, इतना किलोमीटर डिस्टेंस जो स्पीड होती है वो बढ़ा देती है। तो उसका यूजुअल स्पीड क्या था, पहले की स्पीड क्या थी, वो आपको निकालना है। तो ठीक है, तो इस तरह क्वेश्चन हम ऑलरेडी बनवा चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो 4 है, इसमें ये जो क्वेश्चन आपका आएगा ये 2 मार्क्स में आएगा। ठीक है, 2 मार्क्स में इस तरह के क्वेश्चन एक आपका पूछा जाता है, इसको जरूर कर लेना। 5 मार्क्स में एक क्वेश्चन आपका इस तरह से पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 जो है 5 मार्क्स में आएगा लॉन्ग में। देखो ये एक क्वेश्चन नंबर 3 और ये क्वेश्चन नंबर 5, ये दोनों का दोनों आएगा। ठीक है, ये आएगा और ये भी आएगा। इसका ऑप्शनल में आपको ये दिया जाएगा और करके। ठीक है, ये क्वेश्चन रहेगा और करके ये क्वेश्चन रहेगा, दोनों में से कोई एक आप बना सकते हो। तो दोनों ही जरूर एक बार सीख कर जाना। ठीक है, चलो नेक्स्ट चैप्टर में आ जाते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस में। अब जिन स्कूलों में अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस होगा तो देख लो इसका फॉर्मूला को, क्वेश्चंस को भी, एंड जिसमें नहीं होगा तो थोड़ी सी यहाँ पे वीडियो को आप स्किप कर सकते हो। तो यहाँ पे nth टर्म जो है किसी AP का दिया हुआ हो तो इसका फॉर्मूला हम nth टर्म का यूज़ करते हैं a + n - 1 × d। nth टर्म अगर एंड से निकालने के लिए बोला जाए यानी लास्ट से, तो इसके लिए हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं l - n - 1 × d। सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला होता है n/2 2a + n - 1 × d। अगर फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दिया हुआ हो तो इसी सम का फॉर्मूला हो जाता है n/2 a + l। अब देखो यहाँ पर भी सम का फॉर्मूला है, यहाँ पर भी सम का फॉर्मूला है। अब सवाल उठ जाता है कि सर हम इस फॉर्मूला का यूज़ करेंगे इस फॉर्मूला का, तो डिपेंड करता है क्वेश्चन के ऊपर। अगर क्वेश्चन में लास्ट टर्म दिया हुआ रहेगा तो इस फॉर्मूला का यूज़ करेंगे, लास्ट टर्म नहीं दिया हुआ रहेगा तो इस फॉर्मूला का यूज़ करेंगे। ठीक है, क्योंकि इससे आपका थोड़ा सा ईजिली बनता है। और अगर मिडिल टर्म निकालने के लिए बोला जाए तो हम लोग n + 1/2 ये फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, अब आ जाओ क्वेश्चन में। अब देखो यहाँ पे आपको ये जो क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं ये क्वेश्चन करके चल जाओ, आपकी परीक्षा में ये पेपर में छपा हुआ रहेगा। ये 100% मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ। ठीक है, अब कौन कौन सा क्वेश्चन यहाँ से आने वाला है, एकदम आने वाला है, इसको देखो जो ज़्यादा मार्क्स में आएगा। जैसे कि ये क्वेश्चन नंबर 2 ये आपका 5 मार्क्स में पूछा जा सकता है, 3 मार्क्स में भी आ सकता है। ठीक है, इस तरह से SN का वैल्यू दिया हुआ रहेगा, आपको nth टर्म निकालने के लिए बोला जाएगा। ठीक, यहाँ पे फिर एक तरह से एक क्वेश्चन आपका रहेगा जो कि ये 3 मार्क्स में हाई चांसेस है ये आपका क्वेश्चन परीक्षा में आ जाएगा। ये क्वेश्चन भी परीक्षा में आपका गारंटी आने वाला है। मतलब यहाँ पे आपको जितने क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं ना, इसको बिल्कुल भी मत छोड़ना, हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। AP से कम 3 क्वेश्चन तो पक्का आने वाला है। ठीक है, हाँ एक चीज़ आपको मैं और बता दूँ, AP से वर्ड प्रॉब्लम टाइप का क्वेश्चन नहीं आएगा। तो AP का जो वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन होगा ना, इसको करने का ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ये इसी वजह से मैंने यहाँ पे देख लो वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन नहीं लिया हुआ है। चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा एक चीज़ आपको मैं और यहाँ पे बताना चाहूँगा, आपको अगर इसी में क्वेश्चन दे दे कि यहाँ पे ये TN की वैल्यू दे दिया जाए। ठीक है, अब आपको बोला जाए कि इसमें nth टर्म निकालो, TN की वैल्यू दी हुई है, तो इसके लिए हम लोग फॉर्मूला यूज़ करते हैं SN = SN-SN-1। ठीक है, सॉरी यहाँ SN नहीं TN होगा, TN = SN-SN-1। इस फॉर्मूला का यूज़ करके हम लोग TN फाइंड करते हैं, यानी nth टर्म फाइंड करते हैं। ठीक है, तो इस तरह का एक क्वेश्चन आता है, या तो SN का वैल्यू दिया हुआ रहेगा या फिर TN का वैल्यू दिया हुआ रहेगा। ठीक है, चलो अब आगे यहाँ पे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चैप्टर नंबर 6 में आ जाते हैं हम, जो कि है ट्रायंगल्स। अब ट्रायंगल तो सभी के पोर्शन में ही होगा। अब ये आपका जो ट्रायंगल्स है ना, इसमें एक थ्योरम है थेल्स थ्योरम। तो थेल्स थ्योरम मैंने यहाँ पे फिलहाल लिखा हुआ नहीं है, जो कि वो आपके एग्जामिनेशंस में आएगा, वो भी प्रूफ करने के लिए। तो थेल्स थ्योरम का प्रूफ एक बार जरूर सीख लेना। थेल्स थ्योरम को कैसे प्रूफ करते हैं एक बार जरूर सीख के जाना, वो आपके एग्जामिनेशंस में 100% गारंटीड जो है वो आने वाला है। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्वेश्चन लिया हुआ है, थ्योरम नहीं लिया हुआ है। ठीक है, तो थ्योरम जरूर प्रूफ कर लेना। एंड क्वेश्चन आप देख लो, थेल्स थ्योरम से रिलेटेड आपका ये जो 2 क्वेश्चन है, थ्योरम प्लस क्वेश्चन, ये दोनों में से कोई एक आपका रहेगा। ये 100% गारंटीड है कि थ्योरम के साथ साथ इन दोनों में से कोई एक क्वेश्चन आपका आने वाला है। ठीक है, नहीं दिख रहा होगा तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर कर ले रहा हूँ। ठीक है, इसको जरूर कर लेना।
इसके बाद यहाँ पे आपको कुछ क्वेश्चन और दिख रहा होगा जो कि सिमिलरिटी क्रिटेरियन का यूज़ करके ये सब सारे क्वेश्चंस को बनाना है, तो इसको भी ज़रूर याद कर लेना। 4 सिमिलरिटी क्रिटेरिया आपको पढ़ना है, एस 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 ए ये सब आपको पढ़ना है, ठीक है। तो इसको पढ़ लेना, आपके परीक्षा में आ जाएगा। अब देखो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ये हाफ ईयरली के पोर्शंस में मोस्ट ऑफ द स्कूल्स में नहीं रहता है, तो इस वजह से मैं यहाँ पे फॉर्मूला तो आपको दिखा दे रहा हूँ, क्वेश्चन भी दिखा दे रहा हूँ, बट इसको मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये स्कूलों में जल्दी नहीं आता है हाफ ईयरली के पोर्शन में। आ जाते हैं हम इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोनोमेट्री, या फिर ट्रिगोनोमेट्री हम लोग कह सकते हैं इसको। अब ट्रिगोनोमेट्री में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है हमारे लिए? फॉर्मूला, क्योंकि ये टोटली जो पूरा चैप्टर है ना, ये फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर है। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आपका आता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 एंड कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इन तीनों फॉर्मूला को जरूर याद कर लेना, क्योंकि आइडेंटिटीज़ बनाने के टाइम आपको ये तीनों फॉर्मूला का यूज़ करना पड़ेगा। आइडेंटिटीज़ बनाने के टाइम ये सब भी फॉर्मूला आपको यूज़ करना पड़ेगा, एंड इन सब का भी यूज़ करना पड़ेगा। ये सब कुछ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के फॉर्मूले हैं, ठीक है। अगर इतना फॉर्मूला याद कर लिए हो तब तो भाई क्वेश्चंस आपका इजीली बनते जाएगा। फिर आपको ये वाला चार्ट भी याद करना है, साइन 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, साइन 45 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, साइन 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, इसके वैल्यू को याद कर लेना। वैल्यू को याद कर लेना। इस तरह का एक क्वेश्चन पूछा जाता है इवेलुएट करके, जिसमें साइन 30 डिग्री मतलब कुछ भी वैल्यू दिया हुआ रहेगा, 10 30 हो 45 हो, कुछ भी वैल्यू हो, सारी वैल्यू को यहाँ पे पुट करके बस इसको सॉल्व करना रहता है। तो इस तरह का क्वेश्चन जो रहता है 3 मार्क्स में या फिर 2 मार्क्स में एक आपका गारंटी पूछा जाएगा। इसके बाद कुछ एडिशनल क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हो, जैसे ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। ये क्वेश्चन आपको याद ऐसे मतलब इसकी तैयारी मैं याद कर रहा हूँ, आपको प्रैक्टिस करके जानी है। मैथमेटिक्स है यार, मैथमेटिक्स में याद हम थोड़ी करेंगे। तो इन सब क्वेश्चंस को अच्छे से प्रैक्टिस करके जाओ, क्योंकि आपके परीक्षा में गारंटी है कि ट्रिगोनोमेट्री से ये सब क्वेश्चन आ जाएगा। एंड एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 4 का 1 से 10 नंबर के जितने क्वेश्चन हैं सबकी तैयारी अच्छे से करके जाना, क्योंकि आइडेंटिटी से आपके स्कूल में कम से कम 3 क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। 2 क्वेश्चन शॉर्ट में रहेगा, 2 मार्क्स में, 3 मार्क्स में, 5 मार्क्स में, ये स्कूल में दे देते हैं। क्योंकि देखो हाफ ईयरली के पोर्शन में ट्रिगोनोमेट्री से क्वेश्चन ज़्यादा रहता है, मैं पहले बता दे रहा हूँ, ठीक है। इसी वजह से मैं कह रहा हूँ ट्रिगोनोमेट्री के ये जो आइडेंटिटीज़ वाले क्वेश्चंस हैं इसको बिल्कुल भी मत छोड़ना, यहाँ से 100% क्वेश्चन आएगा, ठीक है। एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 4 का 1 से 10 नंबर के जितने क्वेश्चंस होंगे सारे क्वेश्चंस कर लेना, सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है, जरूर कर लेना उसको। चलो आगे बढ़ते हैं। सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिगोनोमेट्री, ये आपके तो हाफ ईयरली के पोर्शंस हैं नहीं, तो इसको हम स्किप कर देते हैं। सर्किल्स भी आपका हाफ ईयरली का पोर्शंस नहीं है, इसको भी हटाते हैं। हाँ, एरियाज़ रिलेटेड टू सर्किल्स बहुत सारे स्कूलों में ये पोर्शंस में रहता है, तो इसमें आपको सबसे पहले कुछ फार्मूला याद रखना पड़ता है। जैसे सरकमफेरेंस ऑफ ए सर्किल का फार्मूला होता है 2πr, एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला होता है θ/360 इंटू πr स्क्वायर, एरिया ऑफ सेगमेंट का फार्मूला होता है θ/360 इंटू πr स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला 1/2 बेस इंटू हाइट, यही होता है ना, तो वो वाला फॉर्मूला भी यहाँ पे यूज़ करेंगे। एंड लेंथ ऑफ आर्क निकालने के लिए हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे θ/360 इंटू 2πr, ठीक है। तो इतना सारा फॉर्मूला आपको एरियाज रिलेटेड टू सर्किल्स का याद रखना है, क्योंकि ये भी चैप्टर जो है आपका फॉर्मूला बेस्ड ही चैप्टर्स है, ठीक है। एंड सेक्टर सेगमेंट आपको पता होगा क्या होता है, ये है सेक्टर, यहाँ पे ये है सेगमेंट। अब क्वेश्चन सर कौन कौन से आएंगे एरियाज रिलेटेड टू सर्किल्स के, तो क्वेश्चंस अभी मैं आपको यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ, ये सब सारे देख लो, ये सब सारे क्वेश्चंस हैं। ये सब सारे क्वेश्चंस की तैयारी करके जाओ, आपका परीक्षा में यही सब सारा क्वेश्चंस आ जाएगा, ठीक है। मैं यहाँ पे क्वेश्चन को एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, इसकी सॉल्यूशंस हम करवा देंगे आप लोग को, तब तक चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना, ठीक है। डिस्क्रिप्शन पे मैंने जो लिंक दिया हुआ होगा वो आई थिंक ट्रायंगल तक दिया हुआ होगा, ट्रायंगल तक हमने सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस करवाई हुई है। अब इसके बाद की सॉल्यूशंस हम उसमें जल्दी अपलोड करेंगे, तब तक चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखना, ठीक है। सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम ये तो आपके सिलेबस में है नहीं, आगे मैं और भी सारा क्वेश्चन दिखा दे रहा हूँ, देख लेना अगर आपके सिलेबस में होगा तो। एंड अब आ जाते हैं स्टैटिस्टिक्स में, क्योंकि बहुत सारे स्कूलों में स्टैटिस्टिक्स जो होता है वो आपके सिलेबस में रहता है। तो स्टैटिस्टिक्स में तो सबसे पहले हमें मीन फाइंड करने के लिए रहता है,
मोड फाइंड करने के लिए रहता है और मीडियन फाइंड करने के लिए रहता है। ठीक है, इन तीनों के अलावे सर क्या रहता है, तो इन तीनों के अलावे मिसिंग फ्रीक्वेंसी टाइप में क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, फ्रीक्वेंसी दिया हुआ रहेगा, मिस एक दो को उसमें मिस रहेगा, तो मिस के जगह पर उस मिस फ्रीक्वेंसी में कहीं पी, कहीं क्यू, कहीं एक्स वाई, कहीं ए बी इस तरह से दे देगा एंड बोला जाएगा कि इसकी वैल्यू फाइंड करो। कुछ इस टाइप का क्वेश्चन आएगा। यहाँ पे ये जो फॉर्मूला देख रहे हो मोड का 3 मीडियन माइनस 2 मीन, इस फॉर्मूला से भी क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आते हैं, 2 मार्क्स में भी आता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में भी आता है, तो इस फॉर्मूला को याद रख लेना। ठीक है, मोड इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन होता है। इसके बाद मॉडल क्लास आपको फाइंड करने के लिए रहता है। मॉडल क्लास में हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होती है वही होता है मॉडल क्लास। फिर आपको मीडियन क्लास भी फाइंड करने के लिए रहता है। तो मीडियन क्लास में हम लोग पहले क्या करते हैं, टोटल फ्रीक्वेंसी को 2 से डिवाइड कर लेते हैं, फिर जो भी आपका कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसीज के नियरेस्ट ग्रेटर होता है वही मीडियन क्लास हो जाता है। ठीक है, आपको अपर लिमिट लोअर लिमिट भी एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। तो ये यहाँ पे जैसे क्लास इंटरवल हो गया, तो ये हो गया लोअर लिमिट, छोटा वैल्यू है लोअर लिमिट, बड़ा वैल्यू हो जाएगा अपर लिमिट। ठीक है, डायरेक्ट मेथड के लिए मीन का फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा एफ आई एक्स आई बाई सिग्मा एफ आई। एज्यूम मीन मेथड भी आपको पढ़ना है, इसके लिए मीन का फॉर्मूला होता है ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई बाई सिग्मा एफ आई। डी आई का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स आई माइनस ए। अगर किसी को समझना होगा तो इसकी वीडियो ऑलरेडी बनी हुई है, इसकी वीडियो हमने बनाई हुई है, कमेंट करोगे तो ही मैं ये डिस्क्रिप्शन पे दूंगा। ठीक है, पहले से मैं इसको दे के नहीं रखूँगा क्योंकि ये ईजी चैप्टर है, मुझे लगता है कि बच्चे इसको कर लेते हैं। मोड का फॉर्मूला होता है एल प्लस एफ वन माइनस एफ जीरो बाई 2f1 माइनस एफ जीरो माइनस f2 मल्टीप्लाई एच। और मीडियन का फॉर्मूला होता है एल प्लस एन बाई 2 माइनस सी एफ बाई एफ मल्टीप्लाई एच। तो अगर ये सब सारा फॉर्मूला याद कर लिए हो तो भाई आपको मोड निकालने दे, चाहे मीडियन निकालने दे, चाहे मीन निकालने दे, कुछ भी दे आप इजीली निकाल सकते हो ना। तो इसमें आएगा क्या, बस यही रहेगा, आपका एक डेटा दिया हुआ रहेगा, एक टेबल दिया हुआ रहेगा, आपको बोला जाएगा या तो मीन निकालो, या तो मोड निकालो, या तो मीडियन निकालो, या तो अपर लिमिट लोअर लिमिट, मॉडल क्लास मीडियन क्लास, यही सब पूछा जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन सर कौन कौन से आएंगे, तो क्वेश्चन यहाँ पे देख लो। एनसीईआरटी किताब का एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर 2 और 3 करना, क्योंकि ये मिसिंग फ्रीक्वेंसी टाइप वाला क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें। ठीक है, इसी प्रकार से एक्सरसाइज 13.2 का क्वेश्चन नंबर 2 और 6 कर लेना। ठीक है, ये भी बहुत ही ज़्यादा आपके एग्जामिनेशन में आने के हाई चांसेस हैं। एक्सरसाइज 13.3 का क्वेश्चन नंबर 2 करना, क्योंकि ये भी मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाला क्वेश्चन है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको बिल्कुल भी मत छोड़ना, 5 मार्क्स में आने का हाई चांसेस है। फिर क्वेश्चन नंबर ये 3 कर लेना, ये एक अबव बिलो टाइप वाला क्वेश्चन होगा, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है। एंड क्वेश्चन नंबर 4 कर लेना। ठीक है, क्योंकि ये 2 अलग अलग टाइप का क्वेश्चन है, इसलिए रेड मार्क्स में इसको हमने यहाँ पे किया हुआ है। ये अबव बिलो टाइप वाला क्वेश्चन एक होगा और एक क्लास इंटरवल जो होगा रेगुलर में नहीं होगा। जैसे क्लास इंटरवल हम ले लिए 10 से 20। ठीक है, अगला क्लास इंटरवल यहाँ पे 20 से 30 होना चाहिए, बट यहाँ पे 21 से 30 होता है। ठीक है, तो ये हो गया इरेगुलर, मतलब क्लास इंटरवल जो होता है कॉन्टिन्यूस नहीं होता है। अगर कॉन्टिन्यूस रहता तो ये हम सिंपली बना सकते थे, कॉन्टिन्यूस नहीं होता, वो कैसे बनाते हैं ये सीख लेना। ठीक है, एंड एग्जाम्पल नंबर 8 कर लेना, ये मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाला क्वेश्चन है। ठीक है, इतना कर लेते हो ना तो इससे ज़्यादा और आपको कुछ भी करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, बाकी प्रोबेबिलिटी मुझे अभी समझाने की ज़रूरत है नहीं, ये आपके हाफ ईयरली के पोर्शन में है नहीं, प्री बोर्ड में आएगा तो उस समय मैं आपको ये सब सारा समझा भी दूंगा एंड अच्छे से आपको बता भी दूंगा। ठीक है, इस सब का क्वेश्चन भी आपको यहाँ पे आगे बताऊंगा। तो बस आपके परीक्षाओं में यही सब क्वेश्चन आएंगे जो यहाँ पे मैंने आपको करवा दिए हैं। बाकी आगे अदर सब्जेक्ट की इसी तरह से क्वेश्चन आप लोगों को मैं बताऊँगा, तब तक चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना। थैंक यू, बाय बाय।